नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य हम और भी कह सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस है, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन ये जो सीरीज है इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे हम टारगेट कर रहे हैं, पीजीटी को एग्जाम को, और यह उसी से संबंधित 8वां पार्ट है जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इसी अक्षांश देशांतर से संबंधित जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो यह तो सबको पता है कि अक्षांश और देशांतर क्या है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यह नॉर्थ और साउथ में होती हैं। यानी अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी को यदि बीच से आप हॉरिजॉन्टली, कैसे हॉरिजॉन्टली यदि आप उसे कट कर दें तो वह उसका होता है मिड पॉइंट से होते हुए जो रेखा जाएगी उसी का नाम होता है अक्षांश रेखाएं। और वहाँ से अब एक एक डिग्री यानी उसका जो सेंटर है, यानी कोई गोला होता है वहाँ पर सेंटर होता है, उस सेंटर से अब एक एक डिग्री के अंतराल पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम जो ड्रॉ होगा वो कितना होगा। यहाँ पे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये है पृथ्वी का सेंटर और हॉरिजॉन्टली अगर इसको बीचों बीच आप कट करते हैं तो यही हो जाती है जीरो लाइन। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और यहां से अब सेंटर से एक एक डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करना है। तो अब मान लेते हैं यह 1 डिग्री है, यहां पर भी 1 डिग्री है, तो ऐसे मान लेते हैं कोई गोला है तो 1 डिग्री के परिता यानी सरफेस पे लाइन खींची जाएगी तो वह 1 डिग्री अक्षांश हो जाएगी, 2 डिग्री अक्षांश हो जाएगी, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे। लेकिन यहां से जो ऊपर की तरफ होगा वह नॉर्थ होगा, जो नीचे की तरफ होगा वह साउथ होगा। ऐसी यदि आप लाइन खींचते जाएं तो कितनी लाइन ऊपर तक होगी, यानी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो यदि इसका कैलकुलेशन आपको करना हो तो एक तो 90 डिग्री हो गया एक लाइन, फिर इधर से आप इधर तक ऐसे काउंट करते चलेंगे तो जो टॉप होगा यहां पे कोई रेखा लाइन नहीं बनेगी, यहां पे कोई रेखा ड्रॉ नहीं होगी बल्कि एक पॉइंट होगा। क्या होगा? एक बिंदु होगा। तो वह अक्षांश रेखा नहीं कहलाती बल्कि क्या है, वह एक बिंदु है। तो ऐसे में यदि आपसे अक्षांश रेखा के बारे में पूछा जाए कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो ध्यान रखिएगा उत्तर की तरफ जो रहेगी वह होगी 89। कितना होगी? 89। सेम साउथ में कितनी होगी? 89। और एक है आपकी 0 डिग्री वाली। तो ऐसे में आप इसको ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 89 प्लस 89 और प्लस 1, यानी टोटल जो यहां पे कैलकुलेशन आएगा 179 आएगा। कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 179, ना कि 180 या 181 नहीं। वैसे आप देखेंगे कुछ लोग 181 कह सकते हैं क्योंकि 90 ऊपर काउंट कर लेंगे, 90 नीचे काउंट कर लेंगे और एक बीच वाली मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऊपर 89 ही है। कितना है? 89 है। 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे क्योंकि 90 पे क्या है? 0 है, कोई रेखा नहीं है। तो ऐसे टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 179। इसी प्रकार यदि आप देशांतर रेखाओं की संख्या को काउंट करें तो देशांतर रेखा के लिए आप 0 डिग्री से ऐसे कर लेंगे। और अभी हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस है अक्षांश और देशांतर में। तो यहां से पोल को मिलाने वाली रेखा ड्रॉ की जाती है किसी भी सरफेस के, किसी भी गोले के परितः, यानी हर लाइन कहां से जाएगी? पोल से होकर के जाएगी। और ऐसे में जब आप पूरा किसी एक गोले के चारों तरफ बना देंगे तो जो पूरा एंगल बनता है, यानी पूरी जो
डिग्री बनती है वह होती है 360। कितना होता है? 360। तो वहां पर रेखा तो 360 होती है, लेकिन सर्किल जो बनते हैं, क्या बनते हैं? जो सर्किल बनते हैं, यानी यही है। तो इसकी अगर चारों तरफ अगर घुमाएंगे किसी रेखा को तो वह एक सर्किल बनेगा, लेकिन रेखा कितनी होगी? 2। रेखा कितनी हो जाएगी? 2, लेकिन सर्किल कितने बनेंगे? 1। तो ऐसे में जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका भी कैलकुलेशन होता है। उसको करते क्या है, इसी को हम बीच से काट देते हैं, लेकिन इसके पीछे वाले साइड से। ये जो प्रारंभिक लाइन है इसको 0 डिग्री कहेंगे और इसके जस्ट पीछे हो जाएगा 180, वहीं से ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे में 180 इधर भी हो जाएगा और 180 इधर भी हो जाएगी लाइन। ऐसे में टोटल अगर रेखा की काउंटिंग करें तो क्या हो जाना चाहिए? 180 इस तरफ, 180 उस तरफ और एक हो जाएगा 0 वाला। तो टोटल आप यहां पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। 180 इस तरफ करिएगा, 180 उस तरफ करिएगा और एक बीच वाली हो गई, तो यह टोटल तो हो गया 361। लेकिन यहां पर आपने गलती क्या किया कि 180 वाली जो लाइन है, जो इधर भी है और इधर भी है, वह लाइन तो एक ही थी, लेकिन उसका कैलकुलेशन आपने 2 बार कर लिया है। तो इसलिए उसको इसमें से घटाना पड़ेगा और इस प्रकार यहां पर टोटल जो लाइन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 360। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो आप उसको इजिली आंसर दे दीजिएगा। साथ में यहां पर यह है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यह एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यानी कोई गोला लीजिए और वहां पर 1-1 डिग्री पर बनाते चले जाइए तो सब क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं। लेकिन जो सर्किल बनेगी वह छोटी होती चली जाएगी और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वह कांस्टेंट है। मान लेते एक अक्षांश रेखा यहां पर है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, तो एक दूसरे के समानांतर हैं। इनके बीच का जो गैप है वो भी समान है, लेकिन जो सर्किल बन रही है वह सर्किल छोटी होती चली जाएगी। जो बीचों बीच की सर्किल है उसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट सर्किल, यानी जो इक्वेटर होता है। और जो देशांतर बनती हैं वो सब सर्किल होती हैं, सब एक समान की सर्किल होती है, उसको ग्रेट सर्किल बोलेंगे। तो यहां पर यह चीज अंतर रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और उनके बीच का अंतराल क्या होता है? समान होता है। और वहां पर जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। लेकिन यदि आप देशांतर के बारे में बात करें तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं एक बिंदु से शुरू होती हैं, दूसरे बिंदु पर समाप्त होती हैं, यानी एक ही बिंदु से सब शुरू होगी और दूसरे बिंदु पर सब समाप्त हो जाती हैं। और सबका हम कह सकते हैं कि जो सर्किल है, पेरीमीटर है, वो समान होता है, जबकि अक्षांश रेखाओं में पेरीमीटर समान नहीं होता है। इस चीज को अंतर समझिएगा। तो इस प्रकार यदि एक देशांतर यहां पर है, फिर एक देशांतर यहां पर है, तो ऐसे में देखेंगे जो इक्वेटर के पास है यहां पे इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर जब आप जाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक ही बिंदु पर आ जाती हैं। तो ऐसे में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। तो इस अंतराल को समझिएगा, जबकि अक्षांश में ऐसा नहीं है। हाँ, बात है कि यहां पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यहां पर गोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गोर का। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो ये चीज अंतर समझिएगा। और सेम 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वह होता है लगभग 111 किलोमीटर। देशांतर के मध्य में भी होता है उतना ही 111 किलोमीटर, लेकिन वो केवल इक्वेटर पे होता है। उससे जैसे ही या तो नॉर्थ या तो साउथ में जाएंगे तो यह उनके बीच का जो गैप है कम होता चला जाता है। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में यहां पर है कि इक्वेटर पे कितने देश होते हैं, कर्क रेखा पर कितने देश होते हैं, मकर रेखा पर कितने देश होते हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी होती है। तो यहां पर जो 0 डिग्री लाइन है एक किसी क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। 23.5 को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? वैसे 66 डिग्री होता है और 34 मिनट होता है, उसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल, यानी वहीं से आर्कटिक का रेंज शुरू हो जाता है।
सेम 66 डिग्री 34 मिनट साउथ से शुरू हो जाता है किसका, अंटार्कटिक, तो इसलिए उसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो इस चीज को याद रखिएगा, 66.5 वाला जो लाइन है इसका नाम है आर्कटिक सर्किल, और 66.5 जो साउथ वाला है इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा पर उपस्थित जो देश हैं उनकी संख्या है 16, विषुवत रेखा पर जो है उनकी संख्या कितनी है 13, और जो मकर रेखा पर उसकी संख्या कितनी है 10, यानी 3-3 घटते चले जाएंगे। यह देश कहाँ कहाँ पे कितने हैं, इन सब बिंदुओं को भी आपको याद करना पड़ेगा, और इन देशों के लोकेशन को भी देखिएगा कि कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं, एशिया के कितने देश हैं, अफ्रीका के कितने देश हैं, तो आप उस कैलकुलेशन को आराम से याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इक्वेटर के देश को याद करिएगा, और जो मकर रेखा है उस पर उपस्थित देशों की संख्या को आप याद करिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग चूंकि ज़्यादा डीप में नहीं चल रहे हैं, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ अक्षांश और देशांतर का बेसिक अंतराल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि यहाँ पर दोनों का जो बेसिक अंतर हमने कहा कि अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है, देशांतर में क्या अंतर है, उस चीज़ को थोड़ा आप समझ लीजिएगा। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 89 तक जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल 179 है। 23.5 को कर्क रेखा जो नॉर्थ वाली है, और 66.5 को क्या कहते हैं, आर्कटिक। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा, और 66.5 को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। यहीं पे जब कटिबंध की बात आती है तो बहुत से होता है कि विषुवत रेखीय कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है, उपोष्ण कटिबंध होता है, फिर समशीतोष्ण कटिबंध होता है। इसी प्रकार कटिबंध भी बनाए गए हैं। तो उन कटिबंधों के बारे में अगर मोटी मोटा हम कहें तो यहाँ पर 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ वाले को हम लोग उष्ण कटिबंध कह देते हैं, और उसके बाद जो होता है उपोष्ण कटिबंध होता है, उष्ण का उपभाग होता है। फिर और ऊपर जाते हैं 30 के ऊपर हम लोग जाते हैं, 30-35 के ऊपर, तो वहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंध होता है। फिर जब 66 के ऊपर आप जाने लगते हैं तो वहाँ पर शीत कटिबंध आने लगता है। तो इस प्रकार के कटिबंध भी बनाए गए हैं। उस कटिबंध को हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तब समझेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर दिया है कि ये जो इक्वेटर मतलब अक्षांश रेखाएं हैं, इनमें क्या क्या पॉइंट डिफरेंस है देशांतर रेखाओं से। तो सबसे पहला तो है कि ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो लिखा है आर नोन एज पैरेलल, ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर होती हैं। कैसे ड्रॉ की जाती हैं, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती हैं। अगर इसको हम लोग जीरो लाइन मान लें तो इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, और उत्तर इस तरफ रहेगा और नॉर्थ मतलब साउथ नीचे की तरफ रहेगा। फिर यहाँ पर कह रहा है मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इसकी जो कैलकुलेशन होती है या तो इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ के फॉर्म में की जाती है, और किसी रूप में नहीं की जाती। यानी कहीं पर भी यदि नॉर्थ लिख दिया गया या साउथ लिख दिया गया तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अक्षांश रेखा के बारे में इंडिकेट कर रहा है। यदि ईस्ट या वेस्ट के रूप में लिख दिया तो इसका मतलब यह इंडिकेट कर देगा कि यह देशांतर रेखा है। और कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश तो हो ही नहीं सकता। यदि आप मान लेते हैं लिख दिया 95 डिग्री और आगे ये नहीं लिखा कि यह नॉर्थ है या साउथ या ईस्ट है या वेस्ट, तो आपको समझ लेना है कि यह तो अक्षांश रेखा हो ही नहीं सकती, ये क्या है, देशांतर रेखा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिर है यह एक दूसरे के पैरेलल हैं और कभी एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। अगला पॉइंट दिया है यह जो प्राइम मेरिडियन लाइन है यानी जो देशांतर रेखा है, वह देशांतर रेखा सभी अक्षांश रेखाओं को लंबवत काटती है। कैसे काटती है, अगर मान लेते हैं इधर से आप ड्रॉ करेंगे तो चूंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, और जो देशांतर रेखा है यह इसके लंबवत आती है, तो सभी को लंबवत काटती है। तो वही लिखा है क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर कट करती है। फिर दिया है लाई इन प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, सब जो अर्थ की एक्सिस है उसको राइट एंगल पर काटती हैं। किस पर काटती हैं, राइट एंगल पर ही काटती हैं। फिर अगला दिया है गेट सॉर्टेड टुवर्ड द पोल्स विथ ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट अ ग्रेट सर्किल, यानी जो इक्वेटर वाली रेखा है जो पृथ्वी के पोल से होकर के गुजरती है,
पोल नहीं बल्कि पृथ्वी के सेंटर से होकर के गुजरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट सर्किल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट ग्रेट सर्किल होता है। ठीक है, यह बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, अक्षांश के बारे में है कि एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध कहते हैं। यह एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी आपस में मिलती नहीं है। इक्वेटर वाली सर्किल सबसे बड़ी होती है और जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ में जाते हैं तो अक्षांश रेखा से निर्मित होने वाले सर्किल का जो रेडियस है वह कम होता चला जाता है। तो बेसिक अंतर हो गया। इसी प्रकार है आपका, कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर नहीं है बल्कि एक ही बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाती है, यानी एक पोल से शुरू होंगी दूसरी पोल पे समाप्त हो जाएंगी। इनके बीच का जो गैप है वह विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ जाते हैं इनके बीच का गैप कम होता चला जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। टोटल रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं। तो उसी सब पॉइंट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और सभी, जैसे वहाँ पे हमने क्या कहा कि सभी जो अक्षांश सर्किल थे वह एक समान नहीं है, जबकि सभी देशांतर सर्किल क्या है, एक समान है। सर्किल जब भी बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज में अंतर, कि जो अक्षांश है, अक्षांश में सभी सर्किल हैं, उतने सर्किल बनेंगे। 179 क्या है, सर्किल बनेंगे। लेकिन देशांतर में अगर सर्किल पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा 180 ही बनेगा। कितना बनेगा, 180 सर्किल बनेगा। लेकिन अगर रेखा की बात करेंगे तो रेखा 360 बनेगी, जबकि जो अक्षांश है, अक्षांश में रेखा भी 179 है और सर्किल भी 179 है, क्योंकि यह पूरा सर्किल होता है। अक्षांश क्या है, पूरा सर्किल ही था, लेकिन देशांतर क्या है, सर्किल नहीं बल्कि सर्किल का हाफ पार्ट होता है। तो इसलिए यहां पर टोटल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो इस डिफरेंस को समझिएगा। फिर यहां पर एक दो प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वह होता है डेट लाइन, टाइम लाइन। तो जो टाइम लाइन होती है, टाइम लाइन का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं जीरो प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको ग्रीनविच कहते हैं, और यह गुजरती है नॉर्वे, इंग्लैंड, यानी यहाँ लंदन से गुजरती है। ध्यान रखिए कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, यूके लंदन से गुजरती है। यहीं से टाइम का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ से जो ईस्ट में रहेगा उसका टाइम क्या होगा, यहाँ से जो वेस्ट में रहेगा उसका कैलकुलेशन क्या होगा। लेकिन जो दिन की शुरुआत मानी जाती है, यानी डेट की शुरुआत, वह 180 डिग्री को माना जाता है। किसको माना जाता है, 180 डिग्री वाली रेखा को माना जाता है। यानी जैसे ही सन इस 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करेगा, नया डेट शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अगर सन है तो डेट कुछ और रहेगी, और जैसे ही सन यहां पे आएगा डेट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी 180 डिग्री हमारे डेट का निर्धारण करता है और 0 डिग्री टाइम का निर्धारण करता है। लेकिन हम लोग दिन की शुरुआत मानते हैं जब सूर्य वहां पर दिखाई पड़ता है कि नया डेट क्या हो गया, शुरू हो गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये लाइन आप देख रहे हैं सीधी नहीं है, बल्कि कई जगह पे क्या है, मुड़ी हुई है। और उसके मुड़े होने के पीछे कारण ये है कि किसी एक भू क्षेत्र में लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो कि आज कौन सा डेट है। क्योंकि अगर मान लेते हैं यह लाइन किसी एक ही द्वीप को दो भागों में बांट दी, तो उस रेखा के ईस्ट वाले कहेंगे कि आज का डेट ए है, जबकि उसके वेस्ट वाले डेट कुछ और बताएंगे। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी भूभाग है तो उस भूभाग को यहां तक प्रयास किया गया है कि उसको इस 180 डिग्री के या तो ईस्ट में रख दिया गया है या वेस्ट में रख दिया गया है। 180 डिग्री को किसी भी भूभाग के ऊपर से नहीं पास किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे इससे मतलब है किसी एक स्थल के लोगों में किसी भी प्रकार का डेट को लेकर के कंफ्यूजन ना हो। यहां से प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि मान लेते हैं आप यहां से, यदि आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा,
और यदि वेस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। सेम इसी प्रकार पूछा जाता है टाइम कैलकुलेशन के बारे में कि टाइम कैलकुलेशन यदि आप यहाँ से ईस्ट की तरफ हैं तो क्या होगा और वेस्ट की तरफ हैं तो क्या होगा। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यदि समझ लेंगे तो काफ़ी सुविधा होगी। वैसे हमें पता है बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ठीक है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे टाइम का यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। कॉन्सेप्ट बेस है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को देखते रहेंगे। तो यहाँ पर दो कैलकुलेशन है, एक तो टाइम, एक डेट। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का मतलब यहां पे हम लोग 0 आवर मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 आवर। और यहां पे हम मानते हैं कि यहां से दिन की शुरुआत हो गई है। यहां से क्या हो गई? दिन की शुरुआत हो गई। तो जैसे ही सन यहां पर आएगा यह नया दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब पहुंचेगा तब यहां का सूर्योदय होगा, यानी सूर्य जिसके जिसके सम्मुख जाएगा वहां वहां का दिन सूर्योदय होता चला जाएगा। तो आप देखिए पूरी पृथ्वी पे कितने एंगल बन रहे हैं? 360 डिग्री वो कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में। यदि ऐसे में आप कैलकुलेशन करें तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाती है? वह 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट लग जाता है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो यहां पर देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, समझने का प्रयास करिएगा। क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये बाद की बात है। बस आपको डिग्री निकालना है कि कितने डिग्री का अंतर है, कहां से? इस 0 वाले से। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं से नहीं बल्कि कहीं से भी, कहीं का भी आप निकाल सकते हैं। बस डिग्री निकाल लीजिए कि कितने डिग्री का अंतर है। और यदि आप ये कैलकुलेशन कर लिए तो फिर टाइम का कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मान लेते हैं हम लोग कि जापान है यहां पर और यहां से आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, या भारत के बारे में जानते हैं तो भारत के बारे में पहले समझ लेते हैं। भारत में जब सूर्य निकल जाएगा यानी सूर्योदय हो जाएगा तो यहां से कितने टाइम बाद सूर्य पहुंचेगा यूके वाली लाइन पे, यानी 0 डिग्री पे पहुंचेगा ही। तो भारत का मान लेते हैं यदि स्थिति 82.5 डिग्री है, कितना है? 82 डिग्री 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट है अगर टोटल भारत का जो टाइम कैलकुलेशन है। यहां पे सूर्य अगर निकलता है, देखिए ज्यादा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, 1-2 करके देख लेंगे। मान लेते हैं यहां पर सूर्य निकल रहा है 6 बजे, 6 AM पर हो रहा है सूर्योदय, यानी 6 AM पर सूर्य यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो कितने घंटे बाद सूर्य यहां पर पहुंचेगा? तो अभी यहां से यहां तक इसको जाने में कितना डिग्री तय करना पड़ेगा? 82.5 डिग्री। कितना तय करना पड़ेगा? 82.5 डिग्री डिस्टेंस तय करेगा, तब यहां से यहां पर यह पहुंचेगा, है कि नहीं? और इतना दूरी तय करने में सूर्य को कितना वक्त लगेगा? 1 डिग्री पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। 82.5 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लग जाएगा? तो आप देखेंगे 5.5 घंटे। कितना लग जाएगा? 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का वक्त लग जाएगा सूर्य को भारत से यूके वाली लाइन पर पहुंचने में। अगर इतना टाइम लगा तो यानी अभी वहां पर 5.5 घंटे बाद सूर्य पहुंचेगा। इसका मतलब यही होगा ना, कितने घंटे बाद पहुंचेगा? 5.5 घंटे बाद सूर्य पहुंचेगा यूके वाली लाइन पे। इसका मतलब है कि 5.5 घंटे बाद जब सूर्य पहुंचेगा तब जाके वहां पर 6 बजेगा। बात समझ रहे होंगे आप, क्योंकि यहां 6 बज रहा है और सूर्य को यहां से यहां तक पहुंचने में अभी 5.5 घंटे लगेगा। तो 5.5 घंटे बाद यूके में 6 बजेगा। कितना बजेगा? 6 बजेगा। कितने घंटे बाद? 5.5 घंटे बाद। तो यदि 5.5 घंटे बाद 6 बजेगा सुबह वाला, तो इस समय क्या हो रहा होगा? पूछा तो ऐसे ही जाता है कि जब भारत में 6 बज रहा था तो यूके में कै बज रहा है?
तो इसका मतलब है कि भारत से यूके जाने में अभी 5.5 घंटे लगेगा, और यदि 5.5 घंटे लगेगा तो यानी 5.5 घंटे बाद वहाँ का सुबह का 6 बजेगा, तो वर्तमान में कितना हो रहा होगा? तो 6 में से 5.5 घंटे क्या करो? घटा दो। फिर 6 में से 5.5 घंटे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी रात वाला रहेगा 12:30। 12:30 में 5.5 घंटे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 बज जाएगा। तो यानी यहाँ पर रात का मतलब नहीं, जैसे 12 बजे रात वाल के बाद एएम शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी एएम है, यहाँ पर भी क्या है? एएम है, लेकिन रात वाला एएम है। कौन सा एएम है? रात वाला है। और जैसे ही 12 बज जाता है, क्या बज जाता है? 12 बज जाता है, तो 12 के बाद 2 दिन वाला, तो वहाँ पर पीएम शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पीएम शुरू होता है। 1 PM, 2 PM, 3 PM, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रात के 12:30 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? रात के 12:30। कहाँ पर? यूके में। इसी प्रकार मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है इधर का। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वैसे ही सब ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि आप केवल कैलकुलेशन ही सीखने लगे तो। फिर भी अगर मान लेते हैं आप इधर जा रहे हैं, तो ऐसे में सपोज दैट आपको किसी यूके के किसी पॉइंट का आपको देखना है, जैसे वेस्ट इंडीज। क्या है? वेस्ट इंडीज। तो यहाँ से अब मान लेते हैं सूर्य यहाँ पे पहुँच गया है, सूर्य यहाँ पे है और यहाँ पे है, मान लेते हैं 6 बज रहा है। क्या बज रहा है? 6 AM है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, और ये सपोज दैट आपका है 75 डिग्री पे। कितने पे है? यह है 75 डिग्री पर है। तो 75 डिग्री पे है, तो यहाँ से सूर्य को यहाँ पर जाने में कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 75 डिग्री। और 75 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? यानी 5 घंटे। कितना हो जाएगा? 5 घंटे, क्योंकि 4 डिग्री बराबर मतलब 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे होता है। तो ऐसे में 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद सूर्य यहाँ पर पहुँचेगा, और यदि 5 घंटे बाद पहुँचेगा सूर्य, तो ऐसे में 5 घंटे बाद वहाँ पर 6 बजेगा, और यदि 5 घंटे बाद 6 बजेगा सुबह का, तो वर्तमान में क्या होगा? रात का 1 बज रहा होगा। क्या होगा? रात का 1 बज रहा होगा। तो लोग कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि यहाँ पर जोड़ना है या घटाना है। कुछ जोड़ना और घटाना नहीं है। सेम मान लेते हैं कि यूके में 6 बज रहा है। क्या बज रहा है? यूके में 6 बज रहा है, और भारत के बारे में पूछ लिया, यानी वर्तमान समय में यूके में अगर 6 बज रहा है सुबह का, तो भारत में क्या बज रहा होगा? ऐसा भी कैलकुलेशन होता। तो इसका मतलब यहाँ से इस तरफ जाना है आपको, तो यहाँ पे जाना है। तो यदि यहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, तो इसका मतलब है भारत में सूर्य जो था वह 5.5 घंटे पहले ही पहुँच गया था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य सामने जाता है, सूर्योदय होता जाता है, और सबके यहाँ उसी हिसाब से टाइम बनता है। तो इसका मतलब 5.5, चूंकि 82 डिग्री पहले भारत है ना, भारत क्या है? पहले है, तो सूर्य इसके ऊपर से ही तो गुजरा होगा। तो सूर्य जब ऊपर से गुजरा था, तो यानी 5.5 घंटे पहले ही सूर्य भारत के ऊपर से गुजर चुका है। यानी 5.5 घंटे पहले ही भारत में क्या हो गया है? सूर्योदय हो गया था। यानी 5.5 घंटे पहले ही भारत में 6 बज चुका था। तो वर्तमान में क्या बज रहा होगा? उसी 6 में 5.5 घंटे क्या करो? जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। तो 6 में 5.5 घंटे आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, यानी 11:30 बज रहा होगा दिन का। बात तो ठीक है। तो ऐसा आप जो भी कहें आप टिक लगाएं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा सिंपल मतलब है कि यदि मान लेते हैं 0 डिग्री की एक इधर पॉइंट है और एक पॉइंट इधर है, तो ऐसे में टोटल डिग्री निकालो। क्या निकालो? टोटल डिग्री निकालो। मान लेते हैं वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में सुबह का 6 बज रहा है। क्या बज रहा है? वेस्ट इंडीज में सुबह का 6 बज रहा है। तो भारत में क्या बज रहा होगा? तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप वेस्ट इंडीज से भारत के बीच का डिग्री निकालो। कितने डिग्री का अंतर है? तो यहां से यहां तक का डिग्री है 75 डिग्री, और इधर कितना है? 82.5। तो यानी इधर है 5 घंटे और इधर है 5.5 घंटे। तो ऐसे में टोटल कितने का अंतराल आ गया? 10.5 घंटे का। इसका मतलब है कि भारत में 10.5 घंटे पहले ही सूर्योदय हो गया था। भारत में 10.5 घंटे पहले ही क्या हो गया था? सूर्योदय हो गया था। यानी 10.5 घंटे पहले ही भारत में 6 बज चुका था सुबह वाला। तो वर्तमान में क्या बज रहा होगा?
तो उसी 6 में 10 घंटे जोड़ दो, 10.5 घंटे जोड़ दो। तो जब 10.5 घंटे जोड़ेंगे तो 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा, और 4 घंटे जोड़ोगे तो 4 बज जाएगा शाम वाला, और आधे घंटे जोड़ दोगे तो 4:30 बज जाएगा। यानी वर्तमान में भारत में क्या हो रहा होगा, 4:30 बज रहा होगा शाम का, यानी 4:30 PM हो रहा होगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। यानी अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करना पड़ जाता है, और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस करना पड़ जाता है। बस कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डिग्री का अंतर निकालो, जिसके जिसके बीच का पूछ रहा है कितने डिग्री का अंतर है, उस डिग्री को आप घंटा मिनट में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसी को या तो जोड़ दो या तो घटा दो। सिंपल कैलकुलेशन, आप इसी कैलकुलेशन के आधार पर यह कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है जो ये 180 डिग्री है, यहाँ पर क्या है। अब 180 डिग्री को थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि यहाँ से मान लेते हैं आप जैसे ही इधर आएंगे डेट बदल जाएगा। क्या होगा, डेट बदल जाएगा। मान लेते हैं यहां पर है सोमवार, क्या है, सोमवार, क्या है, सोमवार। लेकिन जैसे ही सूर्य इधर आएगा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी लाइन को पार करते ही तो डेट बदल जाती है। अब आप सोचो, आप यहां पर कोई बोट लेकर के खड़े हैं और जैसे ही इस बोट को इधर किया आपका दिन बदल गया, यानी एक दिन का नुकसान हो गया। क्या हो गया, एक दिन का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ कि नहीं भाई, सोमवार को लदा और जैसे ही ये रेखा पार किए दिन हो गया मंगलवार, यानी जो 24 घंटे मिलने चाहिए थे वो 24 घंटे आपको मिला नहीं। बात तो समझ रहे हैं, यानी एक दिन का क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन जैसे ही आप इस वाली लाइन से इस तरफ चले गए, यहां था मंगलवार और इधर चले गए जैसे सोमवार, सामान लदा मंगलवार को, पहुंच कब गया, सोमवार को, यानी एक दिन का यहां पे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये पूछा जाता है कि 180 डिग्री लाइन को क्रॉस करके यदि आप यहां देखिएगा, आप इस लाइन की तुलना कर रहे हैं, इस लाइन से ये क्या है, इस लाइन की तुलना में यह वेस्ट है, और इस लाइन की तुलना में क्या है, ईस्ट है। बात तो ठीक है। अगर यहां से था तो यह वाला पोर्शन ईस्ट था, ए वाला पोर्शन वेस्ट था। लेकिन 180 डिग्री के अगर हम आधार मानते हैं तो ए वाला हो जाएगा वेस्ट, ए वाला हो जाएगा ईस्ट। तो पूछा जाता है कि 180 डिग्री लाइन के वेस्ट से ईस्ट जाने पे क्या होगा, तो एक दिन का फायदा होगा। और इसी 180 डिग्री लाइन से यदि आप ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो एक दिन का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बाकी प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप इजिली उन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब इसी से संबंधित यहां पर है इंक्लिनेशन एंगल, यानी जो झुकाव है, यानी सूर्य की जो आपतित किरण है वह किसी भी अक्षांश रेखा पर कितने एंगल का कोण बनाएगी, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट में ही इसको देखने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखना तो काफ़ी आसान है, यह कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। हमने पहले कह दिया कि क्वेश्चन डिस्कशन तो होगा, लेकिन बीच में यदि किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो यह उसी से संबंधित है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन भी होगा, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग, मेन टारगेट क्वेश्चन ही है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।